नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो बात करते हैं पीछे की क्लास में। तो पीछे की क्लास में जो व्हाट्सएप जो प्लेटफॉर्म है उस पर जो अपनी पहली क्लास गई थी और उसके अकॉर्डिंग हमने शुरुआती दौर में दिल्ली सल्तनत को जो शुरू से हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी क्लासें स्टार्ट होती है दिल्ली सल्तनत से होती है। तो उसके दौरान दिल्ली सल्तनत की बात करें तो हमने कल की क्लास में जाना कि कौन कौन से वंश को हमने पढ़ लिया है और अब कौन से वंश को हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पहले तो ये जाना था कि दिल्ली सल्तनत पे किन किन जो वंश के शासकों द्वारा शासन किया। तो हमने ये जाना था पहले जो गुलाम वंश आता है, गुलाम वंश के पश्चात गुलाम वंश की बात करें तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश के द्वारा शासन किया जाता है, जो कल की नोटबुक में आपने नोट डाउन किया होगा। और गुलाम वंश के पश्चात आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश का शासन कहाँ से कहाँ तक रहता है, 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन रहता है। और खिलजी वंश के पश्चात बात करें, जो आज हम पढ़ने वाले दो वंश हमने पढ़ लिए। खिलजी वंश के पश्चात तुगलक वंश का शासन आता है और 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक रहता है, जिसके दौरान कई शासकों द्वारा शासन किया जाता है। और उसके पश्चात सैयद वंश का शासन रहता है, जो 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक रहता है। और सैयद वंश के पश्चात लोधी वंश का शासन रहता है, जो लोधी वंश के शासन की बात करें जो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहता है। उसके पश्चात भारत में मुगल आ जाते हैं, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली जाती है। तो हमने मूलतः बात की जाए तो दो वंशों को पढ़ लिया है, गुलाम और खिलजी वंश को पढ़ लिया। आज हम तुगलक वंश की शुरुआत कर रहे हैं। जो विद्यार्थी पहले हमसे नहीं जुड़ पाए थे और जो अभी जुड़े हैं नए, उनके लिए कोई डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है। आप तुगलक वंश से यथावत पढ़ते रहिए और उसके पश्चात जो पीछे की क्लास है वो वैसे भी हमने YouTube पर डाल रखी है। और बाकी इसको विस्तृत रूप से अगर अवसर मिला, अगर समय मिला तो आगे भी पढ़ा जाएगा और पढ़ाया जाएगा। तो बात करते हैं आज तुगलक वंश की। तो मूलतः तुगलक वंश के बारे में बात करते हैं, तुगलक वंश के शासनकाल की। तो ये आपने जो नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, तुगलक वंश का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक जो पीछे की क्लास में किए ये आपने, और क्रम वाइज जिसके शासकों के नाम भी जो आप लिख लेना। और ये जो आपको शब्द कठिन लगेंगे, एक बार जो अटपटे अजीब से लगेंगे, इनको आप बार बार दोहराते रहोगे, बार बार दोहराते रहोगे तो ये आपकी स्मृति जो है उसमें स्थायी हो जाए। कहते हैं ना, जो स्मृति है उसमें जो बातें बार बार दोहराई जाती है वो स्मृति भंडारण में स्थायी हो जाती है। तो तुगलक वंश की बात करें, तुगलक वंश का शासन 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक रहता है। अब आपसे पूछा जाए प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको भी आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो। तो तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना कर दी जाती है। और तुगलक वंश की स्थापना कब की जाती है, 1320 ईस्वी में। तो अब हम इस गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आज पढ़ेंगे और इसके जो प्रारंभिक जीवन के बारे में और किस तरीके से दिल्ली सल्तनत सिंहासन पर इसके द्वारा अधिकार किया जाता है और उसके पश्चात प्रारंभिक दौर में इसके सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है, उन कठिनाइयों का समाधान इसके द्वारा कैसे किया जाता है, ये आज की क्लास में मुख्यतः हम पढ़ेंगे। और उसके पश्चात कल की क्लास में इसके द्वारा कौन कौन से विजय अभियान किए गए उनके बारे में जानेंगे। तो आज हम जानते हैं इसके प्रारंभिक जीवन में। तो मैं बात बताऊं आपको, जो एक फरिश्ता नामक इतिहासकार हुआ है, फरिश्ता नामक इतिहासकार ने ये कहा है, फरिश्ता इतिहासकार के नाम की बात की जाए अगर तो फरिश्ता उसका नाम है। फरिश्ता कई तो कहते हैं ऊपर से जो अल्लाह के यहाँ से आता है वो फरिश्ता होता है, ईश्वर का जो प्रतिनिधि होता है वो फरिश्ता होता है जो संदेश। लेकिन ये फरिश्ता इतिहासकार का नाम, उसने कहा कि ये जो गयासुद्दीन तुगलक था इसकी माता एक हिंदू, इसकी माता हिंदू थी और वो भी पंजाब की एक जाटनी थी और इसके पिता जो तुर्क थे। तो ये उनके मिश्रण से जो, इसलिए इनको कुरैन तुर्क कहा गया है। तो ये मिश्रित जाति होने के कारण, मिश्रित तुर्क होने के कारण इनको कुरैन तुर्क भी कहा गया। गयासुद्दीन ये फरिश्ता ने कहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कहीं प्रतियोगिता परीक्षा में कि जो गयासुद्दीन तुगलक को, तुगलक वंश को जो कुरैन तुर्क किसके द्वारा किया गया, तो ये फरिश्ता के द्वारा कहा गया है।
तो फरिश्ता के द्वारा इनको ये बताया जाता, लेकिन कुछ इतिहासकार अलग बताते। कुछ इतिहासकार कहते जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, मध्य एशिया में आप लो जो रूस के आसपास का है, जो कजाकिस्तान है, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, इनके पास आसपास एक खुरासन नाम का प्रांत था, वहाँ का ये निवासी बताते हैं और तुर्क जाति से संबंधित है। और उसी समय जो आजीविका के लिए, यानी जो जीविकोपार्जन करने के लिए किसी काम धंधे की तलाश में यह भारत की तरफ आता है। और उसी समय आकर ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन की खिलजी की सेना में भर्ती हो जाता है और सैनिक, सामान्य सैनिक के पद पे नियुक्त होने के पश्चात ये अपनी योग्यता, काबिलियत और गुणों के कारण इस स्तर तक पहुंच पाता है। एक दिन ये दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। तो ये इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसके पिताजी पहले से या जो आगे थे और ये सैन्य कार्यों में जो लग चुके थे, तो उसके पश्चात ये भी धीरे धीरे क्या है, इसे दिल्ली सल्तनत के तहत सैनिक नियुक्त हो गया था। ये इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताता। अब इसको कैसे अवसर मिला दिल्ली सल्तनत पे अधिकार करने का, तख्त पे, सिंहासन पर अधिकार करने का, तो बात की जाए जो खिलजी वंश था, इससे पहले खिलजी वंश को समाप्त करके इसने तुगलक वंश की नींव डाली। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय ये क्या होता, 1305 ईस्वी में, जो हमने कल की क्लास में जिक्र किया होगा, 1305 ईस्वी में इसको क्या किया जाता है, जो दीपालपुर होता है एक पंजाब का क्षेत्र, दीपालपुर पंजाब, यहाँ का इसको सूबेदार नियुक्त कर दिया जाए। सूबेदार का मतलब जो सूबा और प्रांत होता है उसका मुख्य कर्ता धर्ता इसे नियुक्त कर दिया जाता है। और इसको इस वजह से नियुक्त किया जाता है कि पश्चिमोत्तर सीमा में जो मंगोल एक जाति है, जो बर्बर जाति है और जो क्रूर जाति है काफ़ी, जिसने निरंतर दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण किए लूटपाट के उद्देश्य से, तो उनसे रक्षा करने के लिए पश्चिमोत्तर सीमांत में जो पाकिस्तान का एरिया है, उसी क्षेत्र से, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो उन क्षेत्रों से आक्रमण होते थे। पहले भी बताया था जो दर्रों से आक्रमण होते हैं, तो सुलेमान पर्वत श्रृंखला, खुरी, गोमल ये जो दरें है ना, वहाँ टूची दर है, वहाँ से आक्रमण होता है। तो उसी दौरान इसकी नियुक्ति वहाँ की जाती है और इसने अपनी योग्यता का अच्छा खासा, अपने साहस का परिचय देते हुए मंगोल आक्रमणों को विफल किया। और इससे खुश होकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसे क्या किया, दीपालपुर पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब सूबेदार नियुक्त होने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी की जैसे ही मृत्यु हो जाती 1316 ईस्वी में, उसके पश्चात जो उसके पुत्र है, जो अयोग्य उत्तराधिकारी होते हैं और वो सत्ता को संभाल नहीं पाते, उनमें जो एक तो शिहाबुद्दीन उमर होता है, उसका लड़का, एक कुतुबुद्दीन मुबारक है, ये जो शासक बनते हैं। तो और इनके द्वारा, मुबारक शाह द्वारा क्या शासन, जब 1316 ईस्वी में मुबारक शाह शासक बनता है, तो उसका जो मलिक काफूर है, उसका हस्तक्षेप अत्यधिक बढ़ जाता है और मलिक काफूर के हस्तक्षेप बढ़ने के कारण ये जो व्यवस्थाएं भंग हो जाती है। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के पश्चात मुबारक शाह उमर के समय में रहता है और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह द्वारा उसकी जो मलिक काफूर की हत्या कर दी जाती है। और उस समय जो एक खुसरो शाह नाम का गुजराती व्यक्ति होता है, जो हिंदू मुसलमान होता है, हिंदू से कन्वर्टेड मुस्लिम होता है, उसके द्वारा सिंहासन पर अत्यधिक हस्तक्षेप किया जाने लग जाता है और राजकार्य में अत्यधिक जो उसका हस्तक्षेप हो जाता है। उसी दौरान क्या होता है कि उसके द्वारा खुसरो शाह, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक माना जाता है, लेकिन वह मूल खिलजी वंश से नहीं था, तो ये जब मुबारक शाह की हत्या करके खुसरो शाह दिल्ली के तख्त पे बैठ जाता है, तो उसके दौरान इसके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। गियासुद्दीन तुगलक ये पंजाब का सूबेदार है और इसका पुत्र है जोना खां, जिसका नाम है, जिसे उल्लुक खां की उपाधि इसके द्वारा दी जाती है। और वही जोना खां आगे जाके मोहम्मद बिन तुगलक बनता है, जो इसके बाद शासक आएगा गियासुद्दीन तुगलक के पश्चात। तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, गियासुद्दीन तुगलक द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है और दिल्ली पे आक्रमण अपने पुत्र सहित, सेना सहित लेकर वो दिल्ली की तरफ कूच करता है। दिल्ली पे आक्रमण करके जो उनके आपसी युद्ध होता है खुसरो शाह में और गियासुद्दीन तुगलक, जिसको गियासुद्दीन तुगलक द्वारा जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह है उसको पकड़कर उसकी हत्या कर दी जाती है। और 8 सितंबर 1320 ईस्वी को ये दिल्ली के सिंहासन तख्त पे बैठ जाता है। अब दिल्ली के तख्त पे बैठने के पश्चात इसने सर्वप्रथम गाजी की उपाधि धारण की, जो एक तरीके से उपाधि इसने
इस उपाधि को धारण किया। ये उपाधि किसने धारण की? गाजी की उपाधि गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा धारण की जाती है। अब गियासुद्दीन तुगलक ने गाजी की उपाधि किस उपलक्ष्य में धारण की? तो इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि जब मंगोल आक्रमण के दौरान इसने जो मंगोल आक्रमणकारियों की हत्या की और उनको मारा, उनको पराजित किया, इस उपलक्ष्य में ये उपाधि धारण की जाती है। और गाजी के उपलब्धि धारण करने का मतलब, गाजी उससे कहते हैं जो काफिरों का वध करता है। ये इस्लाम के अनुसार इसने ये जो उपाधि धारण कर ली। अब ये इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में हमने जानकारी हासिल की है ये। और अब ये सिंहासन पर बैठने के पश्चात इसके समक्ष कौन कौन सी समस्या आती है उसके बारे में हम जिक्र करते हैं और उन समस्याओं का फिर किस तरीके से समाधान इसके द्वारा किया जाता है। और इसकी बात की जाए तो इसमें जो लंबा अनुभव इसके पास था, व्यक्तित्व गुण इसके पास थे, महत्वाकांक्षा इसके पास थी, तो जिसके आधार पर इसने इन समस्याओं का समाधान किया। तो इनकी प्रारंभिक कठिनाइयों की बात करें तो अव्यवस्थित शासन की, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी उसके पश्चात, उसकी मृत्यु के पश्चात जो उसके जो अयोग्य पुत्र और नासिरुद्दीन खुसरो शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ये शासक बनते हैं, तो इनके शासनकाल में क्या होती है, जो सुल्तान है उसकी जो प्रतिष्ठा गिर जाती है और ये शासन व्यवस्था है जो उस शासन पे उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उस वजह से वह शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है और ये अव्यवस्था और राजनीतिक अव्यवस्था यहाँ को देखने को मिलती है। तो इस समस्या का समाधान उसके द्वारा किया जाए, ये मुख्यतः ये समस्या उसके सामने आती है। अगर बात की जाए सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा, तो सुल्तान की जब ये जो लड़ाइयों का दौर चल रहा, संघर्ष का दौर चल रहा है, तख्त पे जो बैठने के लिए आपसी जो भाइयों में लड़ाई हुई थी जो खिलजी वंश के, उस दौरान सुल्तान की इज्जत जो काफ़ी घट जाती है और इसकी प्रतिष्ठा सिंहासन की और सुल्तान की जो प्रतिष्ठा गिर जाती है और बाकी जनताओं द्वारा उनका सम्मान देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये मुख्य समस्या इसके सामने थी। तो ये दो समस्या हमने देखी। इसके पश्चात बात करें तो राजकोष की रिक्तता, जो इनके पास जो गवर्नमेंट बात करें जो सेंट्रल पावर होती है, जो केंद्रीय सत्ता, उसके पास धन तो होता है कलेक्शन करके, तो उस दौरान क्या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह शासक बनते हैं, उसके द्वारा उदार शासन किया जाता है, अमीरों को रियायतें दी जाती है, जब्ती भूमि को पुनः उनको सौंप दिया जाता है और अनुदान भूमि वापस लौटा दी जाती है। तो उसी दौरान इनका खुले हृदय से जो पैसे खर्च किए जाते हैं बेवजह। और बात करें नासिरुद्दीन खुसरो शाह की, तो मैंने बताया कल की क्लास में भी, जो 5 लाख टका है, 5 लाख टका उसको निजामुद्दीन औलिया को दे दिए जाते भेंटे, अपने मतलब अमीरों को खुश करने के लिए, ताकि वह उसका समर्थन करे सिंहासन पर बैठने में। तो ये पैसे इनकी तरफ से जो पानी की तरह बहाया जाता है पैसा और लोगों को भेंटे दान दिए जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ का जो राजकोष है वो खाली हो जाता है। तो ये भी उसके सामने एक विकट समस्या रहती है। उसके पश्चात बात करते हैं कृषि की, तो कृषि व्यवस्था के दौरान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इतने कर लगा दिए गए, इतने टैक्स लगा दिए गए कि जो एक आम किसान है उसको अपनी जो उपज का जितना वह धन उपज करता था, जो अनाज उपज करता था, उसका 75%, 75% तो उसे टैक्स के रूप में देना पड़ता था। तो लोगों को क्या हो गया, लोग छोड़ छोड़ के अपनी ज़मीनें भागने लग गए और किसानों में कृषि के प्रति है जो रुचि देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। तो उस व्यवस्था का समाधान करने का इसके द्वारा प्रयास किया गया और इसने ये तय किया कि जो कर नहीं बढ़ाकर कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाना चाहिए, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो कृषि की दयनीय स्थिति देखने को मिलती है और केंद्रीय सत्ता की कमजोरी, सेंट्रल पावर कमजोर हो जाती है, केंद्रीय सत्ता यानी सेंट्रल पावर जो मुख्य जिसके अधीन शासक रहते हैं और वो राज करते हैं। तो केंद्रीय सत्ता जैसे ही कमजोर होती है तो अधीनस्थ शासकों द्वारा विद्रोह कर दिए जाते हैं और इनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया जाता है। ये मुख्य समस्या इसके सामने रहती है। उसके पश्चात बात करें तो सिंध का अमीर, एक सिंध का अमीर था, उमर नाम का अमीर था। उसने क्या किया, जो थट्टा प्रांत है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में और सिंध भी प्रांत पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, सिंध नदी के आसपास का क्षेत्र, तो उसमें ये वहाँ का अमीर था और इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो सिंधु के निचले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है और थट्टा पे अधिकार करते हुए ये स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लग जाता है और इसके द्वारा दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि ये पहले दिल्ली सल्तनत के अधीनस्थ का जो शासन करता था।
ये समस्या रहती है, इसका समाधान करना। और उसके पश्चात पंजाब में जो एक खोखर जाति थी, लड़ाकू जाति थी, और नौ मुसलमान की बात करें तो 9 मुसलमान, जो पीछे की क्लास में जो बच्चे नहीं ले पाए क्लास, उनको पता नहीं होगा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जो मंगोल आक्रमणकारी थे और जो दिल्ली में आकर बस गए थे, जलालुद्दीन खिलजी ने उन्हें बसाया था, और उसने जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया था, तो एक मंगोल लड़ाकू के साथ। तो उस दौरान जो शासक मंगोल जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया, वो नवीन मुसलमान कहलाए। तो ये जाति क्या है, पंजाब क्षेत्र में खोखर और नवीन मुसलमान जो लूटपाट करते थे, तो इससे अराजकता और अशांति फैली हुई थी। तो उस समस्या का समाधान करना भी इसके सामने मुख्यतः था। जो अब बात करें बंगाल का उपद्रवी सूबा, बंगाल की बात करें तो बंगाल जो हमेशा से दिल्ली सल्तनत से काफ़ी दूर रहता था क्षेत्र, और ये दिल्ली के बंगाल के जो भी सूबेदार थे उनके द्वारा विद्रोह करने की संभावना ज़्यादा रहती थी, क्योंकि दिल्ली से काफ़ी दूर था। और बात की जाए तो बलबन के समय से, बलबन जो गुलाम वंश का शासक था, उसी के समय बात की जाए तो उसका पुत्र बुगरा का, जिसका जो बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, उसी समय से बंगाल है जो दिल्ली से जो कटा हुआ प्रांत रहता है। तो उसी के दौरान क्या होता है, उसी प्रांत के दौरान ये बंगाल की समस्या उसके सामने रहती है, उसको अधीनता स्वीकार करना जरूरी यहाँ होता है, और उसके द्वारा इस समस्या का भी समाधान किया जाता है। अब बात करते हैं सुदूर दक्षिण का क्षेत्र। दक्षिण भारत की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत के जैसे तेलंगाना, वारंगल, और जो राष्ट्रकूट है, जो देवगिरी का जो राज्य है, और प्रताप रुद्र देव जो तेलंगाना का शासक, उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवा रखी। जैसे ही यहाँ दिल्ली के संघर्ष के बारे में उनको पता चलता है, तो उनके सदूर दक्षिण के शासकों द्वारा क्या क्या दिल्ली की अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिया जाता है, और यहाँ इनको कर देने से मना कर दिया जाता है। ये भी इसके सामने समस्या रहती है। अब बात करते हैं राजपूताना। तो राजपूताना के अधिकतर हिंदू शासक थे, जिनको इन्होंने जो दिल्ली सल्तनत के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी अधीनता स्वीकार करवा रखी थी। और जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती है और अराजकता फैलती है, तो दिल्ली के जो अधीन शासक थे, जो राजपूताना के हिंदू राजा थे, उनके द्वारा दिल्ली की अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिया जाता है। तो ये समस्या इसके सामने मूल रूप से विकट थी। और उसके पश्चात इन समस्याओं का जो समाधान, ये इसके द्वारा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा अपनी चतुरता और अपने अनुभव, अपनी महत्वाकांक्षा, अपने गुणों, जो उसके आधार पर और शासन व्यवस्था के आधार पर इन समस्याओं का उचित ढंग से समाधान किया जाता है। और जो सुल्तान की और ताज की और सिंहासन की जो प्रतिष्ठा पहले गिर चुकी थी, उस प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर दिया जाता है। अब आगे की क्लास में हम इसके द्वारा किए गए विजय अभियानों के बारे में पढ़ेंगे, जो सैनिक आक्रमण इसके द्वारा कहाँ किए गए और किस तरीके से इसके द्वारा सुधार किए गए हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो जाना कि तुगलक वंश के जो संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा है, और गियासुद्दीन तुगलक के जो प्रारंभिक जीवन के बारे में जाना। उसके पश्चात हमने उसके जो तख्त पे, सिंहासन पे बैठता है, किसकी हत्या करके बैठता है, जो मुबारक शाह की हत्या, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या करने के पश्चात वह सिंहासन पर बैठता है, और उसके पश्चात उसके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आती है उसके बारे में हमने जाना। मूलतः अगर देखा जाए तो उसके सामने कोई ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं आती है, क्योंकि उसके द्वारा शुरू में जो विद्रोह किया जाता है, तो उसके द्वारा कहा जाता है इस्लाम खतरे में है, और इस्लाम का रक्षक अपने आप को बताया जाता है। और अमीर जो तुर्कों का जो कट्टर धर्मावलंबी थे, धर्मगुरु, उनका ज़्यादातर उसको सहयोग रहता है, और सिंहासन हस्तगत करने में, यानी सिंहासन प्राप्त करने में उसको ज़्यादा किसी तरह की समस्या यहाँ देखने को नहीं मिलती है। और गियासुद्दीन तुगलक द्वारा खिलजी वंश को समाप्त करके तुगलक वंश की स्थापना कर दी जाती है। उसके पश्चात
उसके द्वारा कौन कौन से जो बंगाल का सैन्य अभियान है, वारंगल का सैन्य अभियान, वारंगल का सैन्य अभियान इसके पुत्र के द्वारा किया जाएगा। इसी के समय अब ये अपने पुत्र को भेजेगा और वह 2 बार करेगा, पहला उसका विफल रहेगा, उसके पश्चात सफल रहेगा। और बात करें तो बंगाल का अभियान इसके द्वारा की जाएगा। 3 भाइयों के बीच सिंहासन को लेकर जो लड़ाई रहती है उसी दौरान इसको आमंत्रित किया जाएगा और ये अपने पुत्र के साथ बंगाल अभियान पे जाएगा। और बंगाल अभियान से पुनः वापस लौटते वक्त बीच में तुगलकाबाद में इसकी मृत्यु हो जाएगी। और इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है, अभी भी इसकी गुत्थी सुलझी नहीं है कि किसके द्वारा इसकी हत्या की। इसके पुत्र जोना खां है जो जिसने उल्लू खां की उपाधि धारण की और यही जो आगे जाके मोहम्मद बिन तुगलक बनेगा, MBT मोहम्मद बिन तुगलक बनेगा। तो इसके पश्चात ये शासन करेगा। और तो आज हमने इनके बारे में जाना मूल रूप से, और कल की क्लास में हम इसके सैनिक अभियानों के बारे में, जो विजय अभियान है उसके बारे में जानेंगे। तो बोलिए यहाँ तक आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई समस्या हो, कोई शंका हो तो आप निसंकोच अब तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे से जुड़ चुके हो, तो आप अध्ययन में पूरी रुचि रखिए। और अगर आपके द्वारा क्वेश्चन कुछ कोई समस्याएं मेरे समक्ष रखी जाएगी तो मैं उसको समाधान करने का, सोल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। और मुझे अच्छा भी लगेगा कि आप जो इससे निरंतर जुड़े रहेंगे अध्ययन से, अध्ययन के प्रति आपकी रुचि देखने को मिलेगी। तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं और किसी तरह का सुझाव हो तो आपके सुझाव आमंत्रित है। किसी चीज़ को विस्तृत रूप से आपको पढ़ना हो या कोई अन्य जानकारी इनसे संबंधित आपको चाहिए तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और कल की क्लास में इनके सैनिक अभियानों के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।